हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है जिसमें हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कन्वेक्शन थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। 3 टॉपिक है। तो इसमें 3 टॉपिक क्या क्या है हमारे। एक तो पहला हमारा है टॉपिक कन्वेक्शन थ्योरी, कन्वेक्शन थ्योरी पहला। फिर हम करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। फिर उसके बाद हम करेंगे सीधा सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एनसीईआरटी में मेंशन हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कर चुके हैं, ड्रिफ्ट थ्योरी कर चुके हैं जो अल्फ्रेड वेगनार ने दी थी। आज मेन थ्योरी है। हम ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें जितना मेंशन है वो सारे पॉइंट कम से कम डिस्कस कर लें। तो ये है कि हमारे जो मेन पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से बेसिक्स बन जाएगा। तो हमारी जो आज की जो थ्योरीज है कौन कौन सी है, हमारी पहली कन्वेक्शन थ्योरीज है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज है। ये 3 हमारी थ्योरीज हैं। तो इनको हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हमारा कन्वेक्शनल थ्योरी, करंट थ्योरी आ जाता है। तो इस थ्योरी को समझने के लिए सीधे छोटी सी थ्योरी है लेकिन बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है। 1930 में ये हमारे आर्थर होल्म्स ने दी। ये वाला पॉइंट पीसीएस में आता है। जैसे अगर पूछे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी तो अल्फ्रेड वेगनार ने, और ये आर्थर होल्म्स ने दी कब, 1930 में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये मेरी 1912 में। तो सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जो थ्योरीज है ये हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो कह रही थी कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं किसकी वजह से, अंदर के मैग्मा की वजह से। तो उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कहाँ से फोर्सेस आ रहे हैं। तो उन्होंने 2 फोर्सेस बताए। उन्होंने 2 फोर्सेस कौन कौन से बताए, उन्होंने 2 फोर्सेस बताए कि कॉन्टिनेंट में एक तो सीधा सा टाइडल फोर्सेस बताया और पोल का दूर जाना, पोल फी वी फोर्सेस बताया। तो ये फोर्स एकदम से इरिलेवेंट थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे हिसाब से फिर आई कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। आर्थर होल्म्स ने कहा कि जो भी बात कही गई है किसमें, जो भी बात कही गई है किसमें, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, वो कहीं ना कहीं हद तक ठीक है। तो उन्होंने भी उसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। आल्दो अल्फ्रेड वेगनार ने जो भी प्रूफ दिया, प्रूफ किसका दिया कि फोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक जो अर्थ का, मून का, सन का जो टाइडल फोर्स है, और उसने कहा जो पोल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वही थ्योरी यही है कि आर्थर होल्म्स ने 1930 में डिस्कस किया कि पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग मेंटल पोर्शन से आ रही है। दीज करंट आर जनरेटेड इन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अर्थ के अंदर उनकी वजह से आ रही है। थर्मल डिफरेंसेस होते हैं मेंटल के पोर्शन में। और उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग सिस्टम सच करंट इज एंटायर मेंटल पोर्शन। दिस वाज अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इशू ऑफ द फोर्स ऑफ द बेसिक विच आर कंटेम्पररी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही है। अब इसको मैं समझता हूँ। वो ये कह रहे हैं सीधा सा जो थ्योरी है मेरी, कौन सी थ्योरी, कन्वेक्शनल, CTION, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। करंट थ्योरी मेरी क्या कह रही है, उन्होंने ये कहा कि ये मेरी अर्थ है, ये अर्थ, ये अर्थ का ये मान ले रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ये अर्थ का क्या है, लिथोस्फीयर पार्ट है। अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने कहा उसके अंदर क्या है, कुछ करंट चल रही है। करंट कैसे चल रही है कि यहाँ से ये मैग्मा मेरा अगर निकलेगा तो ये मैग्मा का मूवमेंट ऐसे होगा, ये मैग्मा का मूवमेंट ऐसे होगा, ये। तो ये जो मैग्मा नीचे की तरफ आ रहा है ये करंट है। तो इन्होंने कहा ये जो करंट है सीधा सा, ये जो मैग्मा वाला, इन्हीं को उन्होंने कहा कि जो करंट है। तो उन्होंने वर्ड क्या किया, 2 चीज़ हम पढ़ते हैं किसमें, पहला कन्वेक्शनल,
कन्वेक्शन, कन्वेक्शनल मूवमेंट और एक एडवेक्शन। सीधा सा बात है, हीट का जो मूवमेंट होता है, हीट का अगर कोई भी मूवमेंट कैसे हो रहा है, हीट का मूवमेंट एक तरीके से सीधा हो रहा है कि एक तरीके से सीधा कैसा, ऐसे हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ सीधे को लॉन्गिट्यूडिनल वे में हो रहा है, सीधा सा ऊपर की तरफ हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ हीट जा रही है, उसको मैं बोल रहा हूँ कन्वेक्शनल मूवमेंट ऑफ द एयर, या कन्वेक्शन करंट इसका नाम दिया। अगर वही एडवेक्शन होगा तो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर। यहाँ से एक चीज़ समझ, अगर कहीं पे कन्वेक्शन करंट की बात कर रहा है कि करंट एक कन्वेक्शनल तरीके से चल रही, इसका मतलब ये हुआ वो सीधा सा कैसे चल रही, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, या दूसरे शब्दों में कहूँ वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। और दूसरी तरफ अगर बात करूँ, इसका एक एग्जांपल अगर बात करूँ कि अगर मेरा ये स्टोव है, उस पर अगर कोई स्टोव पे अगर कोई भी, मान लीजिए मेरा ये बाउल रखा है, अगर बाउल में क्या है कि नीचे से अगर जैसे ही स्टोव जलेगा तो यहाँ पे एक कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होगी, वो पूरे उसको धीरे धीरे करेगी। तो वहाँ पे जो मूवमेंट आपने देखा होगा बॉयल पानी का मूवमेंट है, वही यहाँ पे देखने को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर एनर्जी क्या है उसमें रिएक्शन हो रहा है, तो वो मूव जैसे कर रही है ऐसे करके। तो कैसे वो मूव कर रही है, वो सीधी सी बात है, वो कैसे वर्टिकल मूवमेंट कर रही है, वर्टिकल मूवमेंट कर रही है। और तो उसको हमने बोला कन्वेक्शनल करंट। तो वो कन्वेक्शनल करंट का सीधा सा मतलब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द मैग्मा, वहाँ से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, मैग्मा के अंदर पिघलने की वजह से। पिघल क्यों रहा है मैग्मा, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, सीधी सी बात है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। तो वहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से, उन्होंने कहा कि इसकी वजह से क्या है कि इसके अगर ये यहाँ से मूव होगा तो इसके ऊपर क्या है, जो कॉन्टिनेंट है वो भी मैग्मा के क्या है फोर्स की वजह से, ये प्लेट्स हैं वो भी मूव कर रही हैं। यही वो मूवमेंट क्या नाम है एक्सप्लेन करने की बात करें तो उन्होंने सीधा कहा कि जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, वो थ्योरी सारी किस पे है, नीचे से मैग्मा न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जैसे ही जैसे मूवमेंट करेगा तो ये क्या है ना, एक इस एरिया में मूवमेंट कर रहा है, ये इस एरिया में मूवमेंट कर रहा है, तो इसके मूवमेंट की वजह से जो भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं क्या कॉन्टिनेंट, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सीधा सा ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं किसको, अल्फ्रेड वेगनार की जो थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, वही है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्टिंग थ्योरी भी मानी जाती है अल्फ्रेड वेगनार की थ्योरी की, वहीं से सीधी सी बात है। अब आता है एडवेक्शन। एडवेक्शन करंट का मतलब कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड हो रही है या करंट हो रही है, जैसे मान लीजिए सामने ज्वालामुखी फटा, तो जो ऐसे करके अगर आएगी, अगर एयर सीधी मेरे ऊपर मुंह पे लगेगी वहाँ से आके, उससे बोलूँगा एडवेक्शन। अगर नीचे अगर मान लीजिए मेरे कोई आग लगी है वो मुंह पे एकदम लगेगी सर पे, उसको बोलूँगा कन्वेक्शन। तो यहाँ पे जो कन्वेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और उसका जो रीज़न है वो रीज़न क्या है कि नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है कि नीचे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। वही राइटर सीधी बात कर रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हो रहा है। वही उन्होंने कहा कन्वेक्शनल करंट ऑपरेट मेंटल पोर्शन में हो रही है, वो सीधा लिथोस्फीयर से जाके टकरा रही है। तो वही है कि पूरी थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या साइंस जो डिस्कार्डेड करती थी उसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करती, यही है, छोटी सी थ्योरी है लेकिन हमने थोड़ा सा ये समझा। तो यहाँ से अगर निकलेगा तो कन्वेक्शन एडवेक्शन का भी यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। अब ये मैपिंग ऑफ सी फ्लोर, ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कब, जब हम ओशनोलॉजी पढ़ेंगे तब। ओशन फ्लोर कन्फिगरेशन ये ओशनोलॉजी का पार्ट है, वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आता है मेरा वही है डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, ओशनोलॉजी में ही पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझना है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब हमने अगर कहूँ तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ये जो मेरा एरिया है कैसा, ये वाला, ये जो एरिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, ये सीधा सा यहाँ से दिखाई दे रहा है कि मेरा किसी टाइम पे अर्थ की शेप ये थी, आज मेरी अर्थ की शेप ये वाली है, किसी टाइम पे
250 मिलियन ईयर एगो ये वाली थी। तो यहाँ से समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई भी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं था। फिर ये दो बने, फिर ऐसे बने, फिर ये लास्ट में मेरा ये आ गया। अब देखो यहाँ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी सीधा सा ये कहने की बात कर रही है कि जो आप समझ रहे हैं कि कॉन्टिनेंट ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं, नहीं, उनके अलावा सी फ्लोर भी स्पीड बढ़ रहा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने समझा कि कॉन्टिनेंट कैसे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। सी फ्लोर थ्योरी दूसरी तरफ ये कह रही है कि कॉन्टिनेंट ही नहीं, सी फ्लोर भी क्या है, सी का फ्लोर भी, सी का जो एरिया है फ्लोर का वो भी एक्सपेंड कर रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वो भी फैल रहा है। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी ये सी बहुत छोटा है और ये सीधा हमने इसको पैंथालसा बोल दिया। यहाँ पे देखो, ये देखो ये एरिया, अगर ये वाला एरिया देखो, ये वाला जो एरिया है जो अभी का जो है ये वाला एरिया, ये किसका है? अटलांटिक, एस शेप में है, ये अटलांटिक ओशन। अगर आप यहाँ पे देखो साउथ अमेरिका के टाइम पे, अगर मैं 100 मिलियन ईयर एगो पहले जाऊँ अफ्रीका के टाइम पे, तो सी का एरिया बहुत कम है, सी का एरिया बहुत कम है। लेकिन करंट की फॉर्म में देखूं तो ये सी का एरिया सीधा फ्लोर बढ़ गया, सी का फ्लोर बढ़ा है। इसी को जो हमारे हैरी हेस ने दिया थ्योरी, उसको हमने दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसी थ्योरी को हम पढ़ने वाले हैं कि जो आज लोग कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा अल्फ्रेड वेगनार ने कहा कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे धीरे धीरे। तो अब हैरी हेस ने ये कहा कि कॉन्टिनेंट के अलावा सी का फ्लोर भी क्या कर रहा है, कि सी का फ्लोर भी क्या कर रहा है, सी का फ्लोर भी एक्सपेंड कर रहा है। अब आपके दिमाग में आ गया सी का फ्लोर, अगर एक तरफ एक्सपेंड कर रहा है तो दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। कैसे? ऐसे हो रहा है। अगर मान लीजिए ये मेरी अर्थ है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये मेरी अर्थ है, थोड़ी देर के लिए ये मेरा अर्थ का लिथोस्फीयर है, और यहाँ पे अगर मैं मान लूँ, अर्थ ही मान ले रहा हूँ सीधा सा, यहाँ पे अर्थ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा अर्थ का ओशन एरिया है, ये वाला ये ओशन एरिया है। तो यहाँ से अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्या है, कि यहाँ से मेरा कोई भी ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ से ये मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रहा है, और फिर क्या है ना कि यहाँ से भी एक मूवमेंट आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे मूवमेंट आ रहा है, और फिर भी यहाँ से एक ये है, फिर यहाँ से भी मूवमेंट ऐसे ऐसे जा रहा है, किसका? मैग्मा का। ये सारे मूवमेंट ऐसे ऐसे कर एक साइकिल में चल रहे हैं। अगर समझाने की कोशिश करूं तो अब देखो, एक मिनट, अगर ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये सारा एरिया, तो एक चीज समझ में आ रही मुझे यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि इसका ये डायरेक्शन इसमें है, इस एरिया में, और इस वाले का डायरेक्शन अगर ऐसे है और इस वाले का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक? ऐसे ही सेम इसका है कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा कौन सा, ये कॉन्टिनेंट है, अगर ये कॉन्टिनेंट है मेरा, ये वाला कॉन्टिनेंट और ये मेरा ओशन एरिया है, ये मेरा क्या है कि ये मेरा सीधा सा है कि मैग्मा अंदर से नीचे की तरफ इस तरफ आ रहा है, और इसका मूवमेंट इस तरफ है, इसका मूवमेंट इस तरफ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डाइवर्ज कर रहा है, इसको बोलूँगा डाइवर्ज। अगर ये इस वाले एरिया में डाइवर्ज कर रहा है तो इस वाले एरिया में कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, सी फ्लोर का फॉर्मेशन होगा इस एरिया में, जैसे ये जाएगा सी फ्लोर का फॉर्मेशन होगा ऐसे करके। अब मैं समझेंगे सी फ्लोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इस एरिया में क्या है, इस एरिया में दोनों तरफ क्या है, मैग्मा कन्वर्ज कर रहा है, तो इस एरिया में डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? अब आपके दिमाग यहाँ फॉर्मेशन, यहाँ डिस्ट्रक्शन,
उसके वजह से क्या है, जो टोटल एरिया है 29%, 71% एरिया फिक्स रहता है। लेकिन कॉन्टिनेंट का क्या है, कॉन्टिनेंट का सीधा सा कि कहीं पे भी क्या है कि प्लेट मार्जिन की वजह से, डाइवर्जेंस की वजह से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, और जहाँ पे भी कन्वर्ज कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन। तो जैसे ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज, दूर जा रहे हैं, और ये क्या, वो सॉरी कन्वर्ज, दिमाग से 1 मिनट, ये उल्टा हो गया, हाँ ये ऐसे, ये क्या है, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ कन्वर्ज है जहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस का मतलब एक दूसरे, ऐसे मैग्मा दूसरी तरफ निकल रहा है। अगर यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा होगा तो दूसरी बात है, इधर जाएगा तो इधर का भी तो इधर आएगा, तो यहाँ इसमें क्या है, कन्वर्जेंस हो रहा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है मुझे कि अगर कहीं डाइवर्जेंस उसी टाइम पे हो रहा है तो उसी टाइम पे कन्वर्जेंट भी हो रहा है। तो किसी टाइम पे, जिस समय पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं पे हो रही है। तो यहाँ से हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी समझेंगे आगे इसी समझ से। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ लो, क्या, जैसे कि ये वाला समझो कि ये किसी टाइम पे, ये जो एक दूसरे मैप से समझने की कोशिश करो। ये अगर ये मेरा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर ओशन का ही मान लो, लिथोस्फीयर है ये वाला, ठीक है। अगर नीचे से मैग्मा, मैंने कहा ऐसे नीचे निकलेगा रेडियो एक्टिव की वजह से, ये मैग्मा का हमने केस समझा। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या है, ये रॉक टूटेगी। ये रॉक क्या है, रॉक टूट जाएगी। तो अगर ये रॉक टूट जाएगी तो ये रॉक दूर दूर जाएगी, इस दर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी। तो इस एरिया में क्या है, इस एरिया में सीधा सा कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलूंगा रिड्स। वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही क्या है कि ये सीधा सा है कि यहाँ से रेडियो एक्टिव, जैसे ही मैग्मा ऊपर की तरफ गया, ये जो लिथोस्फीयर था वो टूटा। टूटने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे क्या है था कि ये बना, समुद्र के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये स्पेशली ओशन के अंदर की बात कर रहा हूँ, इस एरिया में बना रिड्स, ठीक। तो ये धीरे धीरे टूटा उस एरिया में, फिर धीरे धीरे ये रिड्स कैसे बना कि जो भी नीचे का मैग्मा होगा ऊपर आएगा, इस एरिया में रिड्स बनाएगा। अगर इस एरिया में रिड्स बनाएगा कि रिड्स किसकी बनी होती है, रॉक की। तो सीधी सी बात है कि अगर इस सी फ्लोर स्प्रिंग रॉक की बनेगी तो ये रॉक ऐसा नहीं एक टाइम पे बन रहा है, ये किसी टाइम पे बनी होगी, ये और किसी टाइम पे बनी होगी, ये किसी टाइम पे। ये मेरी जो सी फ्लोर का धीरे धीरे स्प्रेडिंग हो रहा है वो किसी लाखों हजारों साल पहले हुआ होगा। तो सीधा सा बात है कि इसका जो रॉक का नेचर, इसका नेचर, सारी रॉक का नेचर अलग होगा। क्यों अलग होगा कि हमने जो भी स्टडी की, किसकी, रॉक्स की, इंटीरियर ऑफ द रॉक की, वो हमने मैग्नेटिक के बेसिस पे की कि मैग्नेटिक का कैसा नेचर है। तो एक चीज़ याद रखना, मैग्नेटिक का नेचर समय के अनुसार बदल जाता है। तो ये देखा गया कि इस एरिया की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल अलग थी इस एरिया से, 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 सब एरिया की अलग अलग थी। तो यहाँ से हैरी एस को एक चीज़ समझ में आ गई कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है वो एक टाइम पे नहीं, वो धीरे धीरे हो रही है, लाखों साल उसमें लग जाते हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई, और उसने ये कहा कि जो रिड्स के पास में ये यहाँ पे जो रॉक्स वगैरह बनी हैं, ये रॉक्स हैं, तो यहाँ यंगर है, तो इसकी तरफ मैं जाऊँगा तो यहाँ सबसे पुरानी रॉक रहेगी, ओल्ड रॉक रहेगी। और जो अगर मैं इसके सेंटर के पास आऊँगा जहाँ से मेन रॉक बन रही है, वहाँ पे यंगर रॉक रहेगी। उसकी, इसकी प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ में दोनों में डिफरेंसेस होगा। क्यों डिफरेंसेस होगा, सीधा सा कि किसी भी टाइम पे अर्थ का मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो समय नहीं रहती हैं। वही धीरे धीरे क्या हुआ, वही धीरे धीरे यहाँ पे फैलता गया, धीरे धीरे फैलता गया। यहाँ थोड़ा था, इस एरिया में जाके और ज़्यादा हो गया। ये पूरा जो रॉक का वो फॉर्म बना विद इन द, किसके बना, विद इन द ओशन, ओशन के अंदर बना, उसको हमने बोला रिड्स, ठीक। तो यहां से एक चीज समझिए, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है किसकी वजह से, डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से,
डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से हो रहा, वो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ से सी फ्लोर स्प्रेडिंग धीरे, यहाँ से सीधे से रॉक टूटी, रॉक टूटने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो क्या नाम है, अंदर उसका धीरे धीरे सी फ्लोर स्प्रेड हुआ, धीरे धीरे आते आते कहाँ तक एक पूरा सा रिड्ज बना और पूरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया। यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये मैग्मा अंदर का जो मूवमेंट कर रहा है। मैंने कहा कि अगर ये अर्थ है तो नीचे का मैग्मा ऊपर की तरफ ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ रेडियो एक्टिव ये जो मैग्मा मूवमेंट करेगा, इसकी एनर्जी जो जाएगी इसको तोड़ देगी और धीरे धीरे क्या ये दूर करेगी, और ये हमारा मान लो ओशन का पार्ट है। यहीं से सीधा ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वही है। तो धीरे धीरे क्या है कि ड्यू टू द मैग्मा किसकी वजह, रेडियो एक्टिव रिएक्शन की वजह से अंदर से आएगा, और वो लिथोस्फीयर है उसको जैसे ही तोड़ेगा तो सी का फ्लोर टूटता चला जाएगा, और वो टूटते टूटते क्या है धीरे धीरे क्या है एक सी का सीधा सा एक्सपेंड कर जाएगा एरिया। वही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहने की बात कर रही है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा। इसमें जो हमने बताया मैप के जरिए ये वाला एरिया कि किसी टाइम पे ये ऐसा था, फिर ऐसा सी फ्लोर हुआ, लास्ट में देखोगे तो ये एरिया, ये वाला एरिया इससे बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया कि ये धीरे धीरे क्या है, ये धीरे धीरे एरिया बढ़ गया। क्यों बढ़ता गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से। सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसकी वजह से हो रहा है कि अंदर से जो मैग्मा है वो कन्वेक्शनल करंट की वजह से ऊपर की तरफ आ रहा है। और ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है कि अंदर उसमें रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रही हैं, उसकी वजह से सी फ्लोर बढ़ता गया। वही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कह रही है, सीधी सी बात। एक मिनट, कहाँ गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये वाला। अब देखो वही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है। उसने कहा कि ड्रिफ्ट थ्योरी, वो कह रहा है कि जो हमारी सीधी कह रहा है अवेलेबल इन द टाइम बैगनार के टाइम पे पुट फोर्थ इज द कॉन्सेप्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो बैगनार ने कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट करते हैं, पर्टिकुलरली द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर एंड पैलियोमैग्नेटिक। पैलियोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि रॉक प्लस मैग्नेट, मतलब हम रॉक का नेचर मैग्नेटिक के बेसिस पे समझने की जब कोशिश करते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि एक टाइम पे किसी भी रॉक का नेचर एक टाइम पे एक प्रॉपर्टीज का होता है, दूसरे टाइम पे अगर मान लो मैं किसी रॉक का नेचर 10 साल पहले स्टडी किया और फिर वही सी फ्लोर स्प्रेडिंग में दूसरी रॉक बनी, उसका नेचर अगर स्टडी किया तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस होगा। उस डिफरेंसेस को इसने बोला पैग्न्यूमेटिक बेसिस पे इन्होंने क्या स्टडीज रॉक की और उन्होंने फिर ये पाया कि ये सारी रॉक सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से, फिर से जिसे रिड्स बोल रहा हूँ मैं, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से किसी अलग अलग टाइम पे बनी है, ना कि एक साथ हुआ है। वही सीधी थ्योरी करिए कि जो ओशन का फ्लोर है, जो पैलियोमैग्नेटिक्स स्टडीज रॉक की गई ओशन रीजन में, वो सारे क्या क्या किसने, हैरी हेस ने दिया है, वो आगे पढ़ेंगे। पैलियोमैग्नेटिक का सीधा मतलब कि रॉक का नेचर हम मैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ते हैं, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिक। क्यों पढ़ते हैं इसका सीधा सा मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी रॉक का नेचर हर टाइम पे सेम नहीं रहता है, वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो सीधी सी बात है, अगर एक टाइम पे ये अगर रॉक है, कौन सी, कि अगर ये रॉक है, अगर मैप से देखूं, अगर मैप से अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये वाली, इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। पैलियोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले अगर टूटी होगी तो ये वाली रॉक, ये वाली टूटी होगी, फिर उसके बाद नंबर ए वाली 1 और ये वाली 1 टूटी होगी, फिर ये 2 टूटी होगी, फिर 2 टूटी होगी, 3 और 3। एक चीज समझ में आ रही है, जो 1 वाली रॉक है, ये वाली रॉक और ये वाली रॉक, इसका एक ही टाइम पे टूटी होगी तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर ये वाली नंबर 2 वाली रॉक और ये नंबर 2 वाली रॉक, ये कुछ टाइम बाद, लाख साल, 20 साल, 50, सॉरी नॉट 20,000 साल बाद टूटी होगी, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन ये 1 और 2 की प्रॉपर्टीज डिफरेंस रहेगी, 2 और 1 की प्रॉपर्टीज डिफरेंस रहेगी। यही पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज कहती हैं कि रॉक का नेचर हम मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो हमने पाया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो प्रॉपर्टीज है, ये वाली रॉक और ये वाली रॉक, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं सेम पाई गई, और ये वाली रॉक बाद में टूटी, ये वाली रॉक
इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम पाई गई। तो धीरे धीरे पाया कि जो सबसे पहले जहाँ पे मेन रिएक्शन हो रही थी किसकी, मैग्मा की, उस एरिया की जो रॉक है वो सबसे यंगर है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं बाकी रॉक से। तो इसका मतलब ये है कि पैलियोमैग्नेटिक में हम रॉक की स्टडीज करते हैं मैग्नेटिक के आधार पर, तो सारी जो रॉक है वो किसी अलग अलग समय पे टूटी हैं, तो उन रॉक का भी नेचर अलग होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक बिहेवियर। ये सीधा है, किसी का मैग्नेटिक इधर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा। जैसे हम आयरन को पकड़ते हैं मैं किसी भी लोहे के पास, तो सीधी सी बात है ये फेरिक जो भी उनमें आयरन होता है तो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो किसी का पोलैरिटी इधर है, किसी की पोलैरिटी इधर है, कैसे है। तो ये जो रॉक का हम नेचर पढ़ने की बात कर रहे हैं पोलैरिटी की बेसिस पे, पोलैरिटी का मतलब सीधा हम मैग्नेटिक के बेसिस पे इसको पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो वही सी फ्लोर स्फीडिंग थ्योरी यहाँ से कहने की बात कर रही है कि रॉक का नेचर हमने समझा मैग्नेटिक बेसिस पे, इसलिए ओशनिक रॉक की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला ये कह रहा है इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिड्स volcanic eruption as common and they bring huge amount of lava in the surface in this region। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, ये यहाँ पे अगर समझूं, उसने ये कहा कि अगर ये लिथोस्फीयर है मेरा, तो उसने कहा कि जो अगर लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर पे ये मेरा ओशन है, अगर मान लो ओशन तो होगा ये वाला एरिया, ये वाला ओशनिक एरिया है ये, तो यहाँ से अगर मान लो नीचे से मैग्मा गया तो मैग्मा का मूवमेंट एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक। तो यहाँ से रॉक ओशनिक रॉक टूटी होगी। तो वही कह रहा है कि मिड ओशनिक रिड्स कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे रिड्स बनेगी। मिड ओशनिक रिड्स का क्या है, वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा लाएगी ऑन द सरफेस ऑफ दिस। इस एरिया पे जो लावा आया विद इन द ओशन, समुद्र के अंदर, उसको बोला उसने रिड्स। तो उसने कहा जो रिड्स का फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हुआ, मिड ओशनाटिक रिड्स पे वोल्केनो इरप्शन की वजह से हुआ। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल यहाँ से समझ में आ रहा है कि नीचे से मैग्मा ड्यू टू द रेडियो एक्टिव रिएक्शन की वजह से ऊपर गया होगा, फिर यहाँ पे मिड ओशनिक रिड्स बनी होगी, धीरे धीरे वो ओशन का एरिया बढ़ता चला गया होगा। ये पहली चीज वो कह रहा है। दूसरा कहता है रॉक इक्वल डिस्टेंस ऑन अदर साइड ऑफ द क्रिस्ट मिड ओशनिक रिड्स सो द रिमार्केबल सिमिलरिटी इन टर्म ऑफ पीरियड फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। केमिकल कंपोजिशन and magnetic properties, rock closer to the mid oceanic rids the normal polarity are the youngest days of the। ये सीधी लाइन ये कह रहा है कि जो मैंने मैप अभी दिखाया सबसे पहले ये वाला, वो यही कहने की बात कर रहा है जो मैंने समझाया लास्ट वाला। इसमें देखो वो ये कह रहा है कि जो रॉक मैग्नेटिक पोलैरिटी इस रॉक की सेम होगी और इस रॉक की सेम होगी, वो टाइम के अनुसार धीरे धीरे सी फ्लोर कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि जो क्रस्ट सबसे जल्दी बनी होगी वो सबसे बाद में बनी होगी, यंगर क्रस्ट होगी, तो इसकी जो मैग्नेटिक पोलैरिटी होगी वो बाकी क्रस्ट से डिफरेंट होगी। तो ये समझ में आ रहा है कि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बनाया है, किसकी वजह से, हमने पैलियोमैग्नेटिक स्टडी की उसकी वजह से। वही एनसीईआरटी की सेकंड लाइन कह रही है कि समय समय पर जो रॉक टूटी कि केमिकल प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारी कैसी, रिमार्केबल सिमिलरिटी इन टर्म ऑफ पीरियड। अगर उस पीरियड में बनी है तो सिमिलर है, अगर उस पीरियड में नहीं बनी है तो उनका कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिड्स, इसके पास में जो रॉक होंगी उनकी सिमिलरिटी ये नॉर्मल पोलैरिटी होगी और इनको क्या कहा, यंगर। तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी में साफ लिखा है अगर यूपीएससी कि मिड ओशनिक रिड्स का सबसे यंगर पार्ट ऑफ रॉक कहा जाता है। जो भी मिड ओशनिक रिड्स, अगर उस स्टेटमेंट आ जाए कि मिड ओशनिक रिड्स के पास में जो एरिया होता है या मिड ओशनिक रिड्स इज द यंगर पार्ट ऑफ द सी फ्लोर इज फीडिंग, वही चीज़ यहाँ से कह रहा है यूपीएससी। यहीं से स्टेटमेंट अगर लेगा वही ले लेगा क्या कि द मिड ओशनिक रिड्स आर नॉर्मल पोलैरिटीज एंड आर यंगेस्ट। मिड ओशनिक रिड्स आर नॉर्मल पोलैरिटीज आर यंगेस्ट। कितनी जबरदस्त लाइन है। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है मिड ओशनिक रिड्स वाला, बार बार कह रहा हूँ, ये पूरा सी फ्लोर स्पीडिंग में सबसे यंगेस्ट एरिया होगा। और ये वाला एरिया जो सबसे पहले
ये वाला एरिया जो सबसे धीरे धीरे गो है, ये सबसे ओल्डेस्ट एरिया होगा। तो मिड ओशनिक रिड्स में ये वाला अगर स्टेटमेंट आए तो सीधा सा हमें समझना है कि मिड ओशनिक रिड्स जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है। मिड ओशनिक रिड्स सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, सीधी सी बात है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों में डिफरेंसेस होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कंपोजिशन का। अगर स्टेटमेंट आए कि मिड ओशनिक रिड्स आर ओल्ड, तो अगर दिमाग में अगर आपके में आया गलत है, यंगेस्ट है, ये वाली सबसे ओल्डेस्ट है, जो जितनी दूर होगी, या कह सकते हैं कि जितना उसका टाइम पीरियड होगा, और कहेगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। तो नहीं तो आप सोचो कि यार एक ही क्या बोलते हैं उससे रॉक से टूटा है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ये भी गलत है। तो यही एनसीईआरटी ने लाइन कही, ये वाली लाइन हमेशा दिमाग में डाले रहो। द एज ऑफ द रॉक इंक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम द क्रिस्ट। देखो वो ये कह रहा है, कितनी जबरदस्त लाइन लिखी है एनसीईआरटी, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी कभी छोड़नी चाहिए। ये अगर मान लीजिए मेरा ओशन है, ओशन की क्रस्ट है, वो ये कह रहा है कि ये अगर मैग्मा मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, इस एरिया में मेरी क्या मिड ओशनिक रिड्स बन रही है। दूसरी लाइन कह रहा है द एज ऑफ द रॉक इंक्रीज वन मूव अवे फ्रॉम द क्रस्ट। ये जो क्रस्ट बन रही किसकी, मिड ओशनिक रिड्स की क्रस्ट, इसी एरिया में बनेगी क्रस्ट, जाहिर सी बात है। मिड ओशन यहाँ से अगर कोई दूर की तरफ जाएगा, इस तरफ दोनों तरफ जाएगा, तो एज ऑफ द रॉक इंक्रीज, इस ये रॉक की रेज जैसे ही बढ़ता जाएगा तो रॉक की एज बढ़ेगी। मैंने कहा जाहिर सी बात है कि वो धीरे धीरे बढ़ा है। पहले हमने जो मैप में बार बार वही मैप आ रहा है, यहीं से सीधा सी फ्लोर स्प्रेडिंग खत्म हो जाएगा। कि देखो सबसे पहले ये टूटा होगा, फिर धीरे धीरे क्या है कि ये धीरे धीरे फिर ये वाला एरिया टूटा होगा, यहाँ आ गया होगा पुराना, फिर ये टूटा, धीरे धीरे बढ़ता गया, लास्ट में ये, लास्ट में पूरा। तो ये वाला जो एरिया है इसको मैं बोल रहा हूँ मिड ओशनिक रिड्स। तो इससे अगर मैं इधर जाऊँगा, इससे इधर जाऊँगा, तो सीधी सी बात है कि मेरी जो एज है रॉक की वो क्या इंक्रीज होगी। तो सबसे ओल्डेस्ट रॉक, फिर उससे भी कम ओल्डेस्ट, फिर ओल्डेस्ट, फिर यंगर, लास्ट में सबसे यंगर होगी। तो सबसे यंगर रॉक सी फ्लोर स्प्रेडिंग में कौन सी होगी, मिड ओटलिंग, मिड क्या कहते हैं, एक मिनट, ये वाली रॉक सबसे स्ट्रांग होगी। इसको रिड्स बोल रहा हूँ, सीधा सा रिड्स बोल रहा हूँ कि रिड्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। यही चीज़ आपको समझनी है, वही चीज़ एनसीईआरटी में सीधी सी लिखी है। यार बार बार बोल के भी क्या है ना कि दिमाग से स्लिप ऑफ टंग कर जाती है। वही कह रहा है कि जो मिड ओशनिक रिड्स है उससे अगर मैं दूर जाऊँगा, जैसे यहाँ से दूर जाऊंगा तो रॉक की एज बढ़ती चली जाएगी, अगर पास आऊँगा तो रॉक की एज घटती चली जाएगी। तो सबसे यंगर रॉक मेरी होगी मिड ओशनिक क्या रिड्स होगी। रिड्स का मतलब ये क्रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्रस्ट का मतलब, रिड्स का मतलब एक तरह का प्लेटूस बन रहा है किसी भी ओशन में, ऐसे समझ लो, ओशन के अंदर या पानी के अंदर। थर्ड लाइन कह रहा है द ओशन क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। अरे यार ये भी बात सही है। देखो यार एनसीईआरटी एक एक चीज़ बिल्कुल कैसे कह रही है। जिसने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली उसका तो बेड़ा पार हो गया ज्योग्राफी में। 50 टीचर से पढ़ लो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो समझ लो आपकी नैया पार नहीं होने वाली। ये देखो, ये अगर मान लीजिए मैं ओशन का एरिया है, ये वाला, ये अब ये कह रहा है कि जो ओशन का एरिया है ये वाला, ये कन्वेक्शन करंट की वजह से, मैग्मा की वजह से ये वाला ही, अरे यार ये रॉक पुरानी है, सबसे वाली ये वाली पुरानी है। वही चीज़ कह रहा है द ओशनिक क्रस्ट रॉक आर मच यंगर। ओशनिक की इस एरिया में जो मिड ओशनिक रिड्स बन रही है उसको मैं बोल रहा हूँ क्रस्ट। अभी वो कह रहा है वो यंगर है, किससे, इस एरिया से, कॉन्टिनेंटल एरिया, ये वाली एरिया, जैसी बात है यंगर ही होगी। वो अभी फॉर्मेशन स्टेज में अभी बनी रही है और बनती रहेगी। तो वही कह रहा है द ओशनिक क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। जो ये वाली मेरी ओशन की रॉक है ये वाली, और ये वाली मेरी कॉन्टिनेंट की रॉक है, कॉन्टिनेंट रॉक, और ये हमारी मेरी ओशन की रॉक है। और अगर इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो अगर ये मेरा, सीधी सी बात है, अरे नहीं ऐसे नहीं, अगर ऐसे बना लूं तो अगर ये मेरा वाटर है ये वाला, या दूसरे शब्दों में कहूँ ये मेरा ओशन है ये वाला, ये मेरा ओशन है और ये मेरा कॉन्टिनेंट है।
शॉर्ट में CON लिख दिया, ये कॉन्टिनेंट। अब समझो इसको, अगर ये सीधा सा बात यहाँ से अगर ये चला यहाँ पे बना, तो ये डाइवर्जेंस की वजह से क्या है, यहाँ पे एक रिड्स बनी जिसको बोला मिड ओशनिक रिड्स, सबसे यंगेस्ट। इसी को वो बोल रहा है क्रस्ट, इसी को धीरे धीरे। तो कह रहा है कि जो क्रस्ट बन रही है इसमें वो क्या है, कॉन्टिनेंट की क्रस्ट से क्या है, यंगर है। तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मड हो रही है, कॉन्टिनेंट बहुत पहले बन चुका है, इसकी बहुत पहले बन चुका है। तो यहाँ से ये भी स्टेटमेंट में ये अभी बनी रही है और ये बनती रहेगी। तो सीधी सी बात कह रहा है कि द एज ऑफ द रॉक इन द ओशनिक क्रस्ट इज नाउ वेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर एगो ओल्ड। मतलब इससे ये 200 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहा है कि जो कह रहा है कि द एज ऑफ द रॉक इन द ओशनिक क्रस्ट इज नाउ वेयर देन द 200 मिलियन ईयर एगो सम ऑफ द कॉन्टिनेंट रॉक फॉर्मेशन आर ओल्ड है 32 मिलियन एगो। इसकी जो ओशन की रॉक की क्रस्ट है 200 मिलियन और इसकी 3200 मिलियन ईयर एगो है। तो सीधी सी बात है, हमारे जो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हुआ होगा बहुत पहले और जो ओशन की क्रस्ट का फॉर्मेशन बहुत बाद में हो रहा है, वही स्टेटमेंट एनसीईआरटी कह रही है कि द ओशनिक रॉक आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। तो यंगर का मतलब वो जवान है, कितनी जवान है, 200 मिलियन ईयर है, ये 3200 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहा है। दूसरा समझो, फोर्थ, द सेडिमेंट ऑन द ओशन फ्लोर आर एन एफ वेरी थिन। अरे यार सही जायज सी बात है कि अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा एरिया किसका है, ये मेरा सीधा सा वाला लिथोस्फीयर है, ये मेरा ओशन वाला एरिया है, एरिया ये वाला ओशन वाटर, ये वाला ब्लू वाटर, सीधी सी बात है। तो ये कह रहा है कि द सेडिमेंट ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेड वेरी थिन। ये देखो, अगर ये सेडिमेंट है, ये वाले ये और ये वाले थिन कौन से हैं, ये वाले भाई, दूर से ही दिख रहा है उनमें वाटर है, सीधी सी बात ये वाले। और ये वाले कितने, बहुत ज़्यादा थिक मोटे। वही चीज़ कह रहा है, द सेडिमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर are very thin. The scientists were expecting if the ocean floor are as old as the continent, if the ocean floor were as old as the continent to have a complete sequence of sediment period much longer than, however nowhere was the sediment column found the older than 200 million year ago। ये सारी चीजें। फिर कहता है deep trench have deep seated earthquake occur while the mid oceanic ridge area the quake rocky as shallow depth। इसको अगर समझना है तो यहाँ से समझा देता हूँ आपको। देखो, ये डायग्राम बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है। यहां से मैं कह रहा हूं मैग्मा ऊपर की तरफ चल रहा है करंट की वजह से, और ये मैग्मा ये ऊपर चला और ये ऐसे ऐसे करके ये निकला। इस एरिया में क्या है, सीधा सा ये मेरी रिड्स बनती चली जा रही है, इस तरफ रिड्स बढ़ती चला जाएगा, किसका, कॉन्टिनेंट का फ्लोर। ये कॉन्टिनेंट का फ्लोर बढ़ता चला गया। इस एरिया को बोला मैंने रिड्स, मिड ओशनांडिक। इस एरिया में जो ये एरिया है, इसमें जो बन रही है, इसको बोल रहा हूं मैं मिड ओशनिक रिड्स। समझ में आ रहा है, कटक, सीधा सा बात है। अब देखो, मैंने कहा कि एक टाइम पे कहीं पे भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कहीं से भी डिस्ट्रक्टिव। तो मिड ओशनिक रिड्स कैसी एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट सीधा सा हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मेट हो रहा है, बन रहा है। वो क्या बना है, मिड ओशनिक रिड्स। तो ये यंगर माना है। अब देखो, ये धीरे धीरे जाऊंगा तो ये क्या है ना, ये इधर जा रही होगी, कोई भी करंट दूसरी इधर आ रही होगी। तो इस एरिया में क्या हो रहा होगा, अगर कहूँ इस एरिया में, तो इस एरिया में क्या हो रहा होगा, इस एरिया में क्या है, डाइवर्जेंट हो रहा होगा। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब एक तरीके है कन्वर्ज कर रही, नॉट सॉरी डाइवर्जेंट, कन्वर्ज कर रही होंगी। तो इस एरिया में क्या है, ट्रेंच बन रही होगी ये। तो जैसे ये एक दूसरे कन्वर्ज, तो इस एरिया में क्या, ये ट्रेंच बनेगी। ट्रेंच का क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ टूट रहा है। तो यहाँ जो डिस्ट्रक्शन होता है वहां पे बोलती है ट्रेंच। तो एक चीज समझ में आ गई कि जिस एरिया में कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है, एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं, उस एरिया में ट्रेंच बनता है। वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, चाहे लैंडफॉर्म का हो चाहे किसी का हो, वो बाद में देखेंगे। इसी एरिया में समझ में आई, ट्रेंच बन रही है। और जहां पे मैग्मा का क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन होता है या दूसरे का कुछ ना कुछ बनता है, जो हमने बोला मिड ओशनिक रिड्स।
अब देखो इस एरिया में क्या है कि इस एरिया में क्या है, कुछ ना कुछ बनेगा। किसकी वजह से बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ ना कुछ तो बनेगा इस एरिया में। तो इस एरिया में वैली क्रिएट हो जाएगी, और जैसे ये प्लेट, जैसे ही प्लेट वाला बाद में पढ़ेंगे, जैसे ये मैग्मा एक दूसरे के ऐसे करके इधर जाएगा इधर जाएगा, तो कुछ ना कुछ होगा। तो इस एरिया में जो वॉल्केनो आएगा, वही कह रहा है कि ट्रेंच एरिया में वॉल्केनो के भी कारण बन जाते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग से। वही एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। ये वाली क्या कह रही है कि द डीप ट्रेंच हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस वाइल इन द मिड ओशनिक रिड्ज एरिया द क्वेक्स फोकी हैव सैलो डेप्थ। कि जो मेरा सीधा बात है कि द डीप ट्रेंच हैव डीप सीटेड earthquake oceanic where the mid oceanic ridge area है the quake foci of shallow depth। मिड ओशनिक एरिया में जो earthquake का जो फोकस होता है वो सैलो होता है, और जो इस एरिया में अर्थक्वेक का जो फोकस होता है वो सैलो होता है, इस एरिया में डीप होता है। तो ट्रेंच एरिया में अर्थक्वेक का, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रही है और ऑलरेडी ये ऊपर की तरफ आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ से कि जहाँ पे ट्रेंच बनेगी वहाँ पे अर्थक्वेक का फोकी बहुत ज़्यादा डीप होगा, और जहाँ पे क्या है ना, जहाँ पे डाइवर्ज कन्वर्ज कर रही हैं दोनों, कन्वर्ज मैग्मा कर रहा है, सीधा करंट कन्वर्ज कर रही हैं या रिड्स बन रही है, उस एरिया में हमारा फोकस सीधा सा नीचे होता है। कैसे होगा देखो, और इसको और अच्छे से समझो। बंद कर दूं, चला दूं? बंद कर दो। बंद है, बंद है। हाँ, जैसे ये है, अब देखो ये मेरा ओशन का एरिया है। अगर मान लो यहां से कोई हुआ तो इसका फोकी पास में है कि इसका फोकी पास में, ये कॉन्टिनेंट एरिया है, ये कॉन्टिनेंट एरिया है, ओशनिक एरिया है। ठीक, अब ओशनिक एरिया में क्या बन रहा है मेरे मिड ओशनिक रिड्स, मिड ओशनिक रिड्स बन रहा है। यहाँ का बन रहा है कॉन्टिनेंट। यहाँ पे अगर इसी अर्थक्वेक का आएगा, ये एरिया ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है। डीप कौन सा, डीप ये है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ ओशन है। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि फोकी अर्थक्वेक का हमेशा जहाँ पे भी मिड ओशनिक रिड्स होगी वो सैलो होगा, और जहाँ पे कॉन्टिनेंट के पास जहाँ ट्रेंच वगैरह बन रही होगी वहाँ पे डीप होगा, पहली चीज़। और दूसरा, क्रस्ट की भी अगर देखी जाए तो यहाँ पे क्रस्ट थिन है और यहाँ पे क्रस्ट थिक है। ये भी कि कॉन्टिनेंट एरिया की क्रस्ट थिक होती है एज कंपेयर टू द ओशनिक एरिया। ये दो चीज़ यहाँ से हमें समझ में आ रही हैं। वही वहाँ पे कहा गया डीप ट्रेंच हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस। जो ट्रेंच होती है वहाँ पे कैसा बनता है, अर्थक्वेक बहुत डीप होता है, और जहाँ पे रिड्स एरिया होती है वहाँ पे सैलो बनता है। दीज फैक्ट डिटेल एनालिसिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रॉक, वही सारी चीज़ें ये हमारा दिया 1961 में हैरी हेस ने। इसको हमने बोला सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। हैरी हेस ने ये सारे अपने एविडेंस कलेक्ट किए, उसके अनुसार द ओशन फ्लोर दस स्प्रेड द यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट स्प्रेडिंग ऑफ ओशनिक डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर मिड एस। ये सारी चीज़ कह रहा है कि ओशनिक की जो रिड्स है, ओशन का जो फ्लोर है वो यंगर है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल। ये सारी चीज यहाँ पे अब आ जाता है। ये सारी चीज थिंक अबाउट द कंजप्शन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट फर्दर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी वोल्केनो कैसा बेसिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज, ये सारा उन्होंने वहीं से बताया हुआ है कि कैसे कैसे किसी एरिया में हमारा सी फ्लोर लास्ट में ऐसा कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें कि धीरे धीरे किसी 300 मिलियन ईयर एगो ऐसा था, धीरे धीरे क्या है सी फ्लोर हमारा ये धीरे कहीं पे बढ़ा, ये सारी चीज़ें बढ़ के वही चीज़ वो कह रहा है कि फिगर से जो हमने पहले उससे समझा वही है कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका थे वो किसी टाइम पे पास में थे, वो धीरे धीरे दूर चलेगी, किसकी वजह से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से। तो ये हैरी हेस का कॉन्सेप्ट 1961 के आसपास जो आया वो कह रहा है कॉन्टिनेंट ही नहीं हमारे क्या भी कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हमारे ओशन का फ्लोर भी स्प्रेड कर रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग
उसी को हम ना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसकी वजह से कर रहा है, वो कह रहा है कि नीचे से जो मैग्मा आ रहा है रेडियो एक्टिव रिएक्शन की वजह से, उसकी वजह से कर रहा है। तो एक तरफ अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है कॉन्टिनेंट के पास। वो हम सारा पढ़ते हैं प्लेट। अब आ जाता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये थ्योरी भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो मैकेंजी एंड पार्कर ने 1961 में दी। ये सीधा सा ये समझना है कि इसको कैसे किसने दिया, तो हमने पढ़ा हैरी एस ने एक थ्योरी दी, कौन सी, सी फ्लोर। और उससे पहले वेगनार ने एक थ्योरी दी, अल्फ्रेड वेगनार ने, कौन सी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और एक थ्योरी हमारी एक आ गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सारी, और एक थ्योरी और कौन सी थ्योरी थी हमारी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, अर्थर ने दी। ये सारी थ्योरी मुझे याद रखना है कि पीसीएस में कभी कभी पूछ लेता है। तो इसको समझने की बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ये कहना चाहते हैं कि सीधी बात है कि किसी टाइम पे, अगर मैप है इसमें तो एक बार समझ लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक को यार एक बार ऐसे ही समझ लो, इसमें मैप नहीं कि अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये मेरा लिथोस्फीयर है, ये सीधा लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर है, ठीक। अब कह रहा है कि लिथोस्फीयर की 100 किलोमीटर अगर मैं मान लूँ इसकी लंबाई है, तो यहाँ से कोई भी मैग्मा ऊपर की तरफ चलेगा। तो अगर ये मैग्मा ऐसे, अगर मेरा एक ये सर्कुलेशन बन रहा है, सर्किल, जो मैंने पहले भी बताया है, और दूसरा ये सर्कुलेशन बन रहा है, और तीसरा ये बन रहा है, ऐसे करके बहुत सारे मैग्मा के अंदर बनते होंगे। अगर ये चलता तो मैं बता देता। फिर वो कह रहा है कि इसका मूवमेंट अगर ऐसे है, इसका, और इसका मूवमेंट इस तरफ है, इसका मूवमेंट इस तरफ है, और इसका मूवमेंट भी इस तरफ है, और इसका मूवमेंट भी इस तरफ है। सीधी सी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से सीधा सा एक चीज समझ में आ रही कि यहाँ पे अगर मैंने कहा यहाँ से एक फॉल्ट क्रिएट होगा, ठीक, और यहाँ पे भी एक फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा इनकी वजह से, मैग्मा की वजह से, क्योंकि मैग्मा नीचे से आ रहा है, टक्कर किस में मार रहा है, मेंटल में टक्कर मारेगा, और मेंटल टूटेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मेंटल टूट जाएगी। ऐसी ये सारी चीजें हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये P1 है, P1 प्लेट 1, और ये P2 है, ये P3 है, और ये P4 है, तो सीधा सा समझ में आ रहा है कि ये जो टूटी हुई हैं उनको मैं बोल रहा हूं प्लेट्स। प्लेट 1, तो प्लेट 3, प्लेट, ऐसे करके। तो सीधा सा मानते प्लेट्स हैं क्या है कि प्लेट्स वो स्लैब्स हैं जो मेरी लिथोस्फीयर के ब्रेकडाउन से बनी, लिथोस्फीयर के ब्रेक टूटने से बनी, ब्रेक डाउन से बनी है, उनको मैं कह रहा हूं प्लेट। और वो लिथोस्फीयर किसकी वजह से टूट रहा है, इंटरनल रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज हो रही है, मैग्मा में ऊपर आ रहा है, तो यहां से एक टूटी, यहां पे क्या है ना, यहां पे एक टूटी, यहां पे एक टूटी। तो एक चीज समझ में आ रही है कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रही है, और उसकी वजह से मैग्मा ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। वो अर्थ का जो लिथोस्फीयर है उसमें जैसे ही टक्कर मारेगा, इतनी एनर्जी से तो वो टूट जाएगी, ये भी टूट जाएगी, तो ये भी टूट जाएगी। तो यहाँ से राइटर ने यही लिखा है कि प्लेट इज नथिंग बट ब्रेक पार्ट किसका है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ लेनी है। अब ये राइटर ये कह रहा है कि जो ये प्लेट्स हैं, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, अगर यहाँ से देखो सीधी कि ये प्लेट 1 अगर मैं मान लेता हूँ, ये प्लेट 2 मान लेता हूँ, और ये प्लेट 3 मैंने मान लेता, क्यों मानी है, ये सारी प्लेट्स हैं, ये किस पे फ्लोट कर रही हैं, ये एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट कर रही हैं। एस्थेनोस्फीयर क्रस्ट के जस्ट नीचे का अप है। और एस्थेनोस्फीयर का नेचर कैसा है, एस्थेनोस्फीयर का नेचर है सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड। तो अगर नीचे से मैग्मा की वजह से अगर कोई भी मूवमेंट होगा तो इनमें भी प्लेट इस तरफ जा सकती है,
एक दूसरे से दूर भी जा सकती है, एक दूसरे के पास भी आ सकती है और पैरेलल भी जा सकती है। किसकी वजह से जा रही है कि नीचे से मैग्मा इनको क्या है, फोर्स कर रहा है, फोर्स दे रहा है। स्लैब को टूट गया वो, अब वो स्लैब का आपस में एक दूसरे से दूर भी जा सकती है, एक दूसरे से पास भी आ सकती है और एक दूसरे के पैरेलल भी जा सकती है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि प्लेट का अगर मैं मान लूं कि अगर ये मेरी एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है, और तो ये प्लेट का क्या है कि ऐसे अगर जो प्लेट का मूवमेंट एक से दूर भी जा सकता है, तो इसको मैं बोलूँगा ये कैसे मूव कर रही है एक दूसरे से, डाइवर्ज बोल रही हैं, डाइवर्ज। ये इतना अभी समझना है, डाइवर्जेंस हो रही है। अब और ये प्लेट, अगर ये प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं ऐसे करके इन्हें बोलूँगा कन्वर्जेंट, इन्हें बोलूँगा ये कन्वर्ज कर रही हैं, ये कन्वर्ज कर रही, कन्वर्ज। अगर मान लो कि ये प्लेट और ये प्लेट, ये वाली ऐसे और ये वाली भी अगर ऐसे प्लेट है, तो अब देखो ये प्लेट सीधी सी बात है पैरेलल कैसे दिख रही हैं। अगर इसको प्लेट 1 मान लूं, इसको प्लेट 2 मान लूं, इसको प्लेट 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, तो देखो ये वाली 3 वाली प्लेट किसके पैरेलल जाएगी, इसके 2 के, और ये 4 वाली प्लेट किसके पैरेलल दिख रही है, 1 के। तो प्लेट पैरेलल अगर ये हटा दूं, ये हटा दूं, तो ये एक दूसरे के कैसे दिख रही हैं, एक पैरेलल मूवमेंट कर रही हैं सीधा सा। तो यहाँ से 3 तरीके से मूवमेंट बता रहा है। कैसे बता रहा है कि एक तो कन्वर्ज कर रही हैं सीधा, अगर ये 2 प्लेट हैं तो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, किसकी वजह से, मैग्मा के इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो कन्वर्जेंट प्लेट बन रहा है यहाँ पे। और यही मैग्मा के क्या है कि ये मूवमेंट किसकी वजह से, अंदर इसकी वजह से ये उनको दूर जा, यहाँ पे क्या ला रहा है, यहाँ पे सीधा सा ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये दूर जा रहा है, और यहाँ पे ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट को पास में ला रही है, और इस वाली प्लेट, ये वाली प्लेट है, इसको दूर धकेल रही है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि एस्थेनोस्फीयर पे जो भी प्लेट चल रही है, प्लेट क्या है, लिथोस्फीयर का वो पार्ट जो टूट गया है, किसकी वजह से, मैग्मा के अंदर से आने की वजह से, मैग्मा के फोर्सेस की वजह से उसको फ्लोट कर रही है अपनी फोर्सेस से। जहां पे भी अंदर से मैग्मा का डायरेक्शन अगर कन्वर्जेंट होता है तो प्लेट कन्वर्जेंट करती है, मैग्मा का डायरेक्शन अगर डाइवर्जेंट होता है तो प्लेट डाइवर्जेंट करती है। वही मेरी पूरी थ्योरी इसी पे है। 2 मिनट में हम समझ लेते हैं थ्योरी को। है कुछ नहीं एनसीईआरटी, बस समझने का खेल है, जिसने समझ लिया, वरना कोई, वही प्लेट टेक्टोनिक मैंने कहा कि मैकेंजी पार्कर ने दी 1967 में, और इनकी इंडिपेंडेंट थ्योरी है, वही सारी चीज विच इज अनदर। वही अब आगे देखते हैं, आगे क्या देख रहे हैं, ये वाला कहाँ गया, वही कह रहा है। प्लेट टेक्टोनिक को कॉन्सेप्ट पार्कर ने दिया। उन्होंने कहा कि लिथोस्फीयर है, एल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर प्लेट, इज अ मासिव इरेगुलरिटी शेप्ड स्लैब सॉलिड रॉक जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक लिथोस्फीयर। तो उसने कहा कि जो प्लेट तो कहीं पे ओशन पे भी बन सकती है, और प्लेट तो कहीं पे भी मैग्मा तोड़ देगा, लिथो और कॉन्टिनेंट पे भी बन सकती है। तो वही कह रहा है क्या कि प्लेट इज अ मासिव इरेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज्ड बोथ कॉन्टिनेंट और ओशनिक लिथोस्फीयर। प्लेट मूव हॉरिजेंटली ओवर द एस्थेनोस्फीयर, एक दूसरे को हॉरिजेंटली किस पे कर रही है, मैंने कहा एस्थेनोस्फीयर पे। और रेजिड्यू इन द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट, लिथोस्फीयर पे क्रस्ट है, एंड टॉप मेंटल थिकनेस, ये सारी चीज़ें। अब ये कहेगा कि जो ओशनिक प्लेट है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ओशनिक प्लेट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, और जो ओशनिक प्लेट की थिकनेस है वो कम है, कॉन्टिनेंट प्लेट की थिकनेस। सीधी सी बात है कि अगर ये मान लीजिए ये मेरा ओशन है और ये वाला ओशन एरिया है, तो इस प्लेट की थिकनेस ज़्यादा होगी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये ओशनिक प्लेट है, ये इसकी थिकनेस कम है। वही लाइन कह रहा है कि द थिकनेस रेंज बेरिंग 5 से 100 किलोमीटर ओशनिक पार्ट की, और 200 किलोमीटर से ज़्यादा होती है मेरी कॉन्टिनेंट
प्लेट की। प्लेट मूव और रिफर्ड एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट, डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। पैसिफिक प्लेट इज लार्जली, वही सारी ओशनिक, वेयर एज द यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ये कह रहा है कि जैसे अगर कहूँ पैसिफिक प्लेट मेरी कैसी प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट ओशनिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट मेरी कैसी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो दिस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोज दैट अर्थ लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स में, जिसमें कुछ रिड्स, कुछ फॉर्मेशन हुई, फोल्ड माउंटेन बने। फोल्ड माउंटेन का मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर ये दो प्लेटें हैं, अगर ये आपस में मूवमेंट कर रही हैं और कोई प्लेट तो ऐसे करके जैसे ही आएगी तो ऐसे करके ये बन जाएगा, तो इसको बोलूँगा फोल्ड माउंटेन। तो माउंटेन वगैरह भी बन सकते हैं, एंटार्क्टिका एंड सराउंडिंग ओशनिक। तो अब उसने कहा ये जो प्लेट बताई वो कौन कौन सी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बताई उसने, फिर कहा साउथ अमेरिकन प्लेट है, फिर कह रहा पैसिफिक प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। और ये सारी उसने कहा कि ये 7 प्लेट क्या है, ये हमारी मेजर प्लेट है। तो ये याद रखना, पीसीएस वगैरह में पूछता है कि माइनर एंड मेजर प्लेट। तो पहली एंटार्क्टिका की प्लेट है मेजर प्लेट, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की पैसिफिक प्लेट, ये सारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारी प्लेट्स कैसी हैं, ये सारी प्लेट मेजर है। और कुछ माइनर प्लेट है, जैसे कॉकोस प्लेट है, नजका प्लेट है, अरेबिक प्लेट है और फिलीपींस प्लेट है, ये सारी प्लेट्स कैसी है, माइनर प्लेट्स हैं। अब आ जाता है मेन कॉन्सेप्ट। जैसे मेन कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा है, यहाँ से एक चीज़ समझ लो क्या, कि जो एरिया, ये ऐसा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे प्लेट क्या कर रही हैं, यहाँ पे प्लेट पैरेलल मूवमेंट कर रही हैं। और जो मिड ओशनिक रिड्स दिख रहा है आपको, मिड ओशनिक अटलांटिक ओशन में, वहाँ पे प्लेट सीधा सा क्या कर रही हैं, जहाँ मिड ओशनिक रिड्स दिखे वहाँ पे प्लेट क्या कर रही हैं, वहाँ पे प्लेट क्या कर रही, कन्वर्ज, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। और जहाँ पे ट्रेंच वगैरह दिखे वहाँ पे क्या कर रही हैं, वहाँ पे सीधा सा प्लेट क्या कर रही, डाइवर्ज कर रही हैं। और यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे लाइन है, इसका मतलब है सीधा सा प्लेट एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। तो जैसे कैरोलिन प्लेट है, ईस्ट एथनिक कोकोस प्लेट है, ये सारी नजका प्लेट है, ये प्लेट है साउथ, ये सारी प्लेट्स बताई गई हैं। ये जैसे मिड अटलांटिक रिड्स, ये वाला रिड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेट, जैसे कोई भी प्लेट होगी तो एक दूसरे की दूर जाएगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। तो मिड अटलांटिक रिड्स जो फॉर्मेशन हुआ है, रिड्स का अटलांटिक ओशन, वो किसकी वजह से हुआ है, वो प्लेट के दूर जाने की वजह से हुआ है, प्लेट के डाइवर्जेंस की वजह से हुआ है। तो सीधी सी बात है, मिड अटलांटिक रिड्स है कैसी, यंगेस्ट है क्रस्ट ओशन की, सीधा सा यहीं से, जैसे कैरेबियन प्लेट है, ये सारी प्लेट है। अब हम समझते हैं प्लेट कैसे मूवमेंट करती हैं। वही है प्लेट का सीधा सा मूवमेंट अगर देखूँ तो डाइवर्जेंट प्लेट। अब देखो वो कह रहा है कि प्लेट का डाइवर्जेंट का मतलब प्लेट अगर एक दूसरे की तरफ डाइवर्ज करेंगी, दूर जाएंगी, तो वही कह रहा है कि इसमें 3 कॉन्सेप्ट निकलेंगे। क्या, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, पहला कीवर्ड लिखो इसके, कह रहा है कि वेयर न्यू क्रस्ट जनरेटेड, पहला केस का है कि नई क्रस्ट बनती है, न्यू क्रस्ट बनेगी, पहला कीवर्ड निकला एनसीईआरटी का, न्यू क्रस्ट बनेगी। फिर कह रहा है प्लेट पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर न्यू क्रस्ट बनेगी तो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दिस साइट वेयर द प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइट। दूसरा है अगर एक दूसरे से दूर जाती है उसको बोलते हैं स्प्रेडिंग साइट, स्प्रेडिंग साइट। ये एक चीज़ ये समझ में आ रही है मुझे। फिर कह रहा है कि द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री इज द मिड एटलांटिक रिड्स एट दिस अमेरिकन प्लेट आर सेपरेट। तीसरा कह रहा है कि तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है मिड एटलांटिक रिड्स, मिड एटलांटिक रिड्स, ये कह रहा है। फिर ये सारी चीज़ें समझ की आ रही हैं। और फिर एक और है कि अगर ये यहाँ पे कुछ न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ हालांकि मैं पहले समझा चुका हूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो अगर नहीं ये भी नहीं चलेगा यार, रेड ही चलेगा यार, ग्रीन चल जाएगा, नहीं रेड ही चलेगा। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँ जो मैंने पहले बताया कि अगर ये 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट थोड़ी देर के लिए मान लूँ, अगर एक दूसरे से
दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे जो मैग्मा ऊपर की तरफ इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे क्या है कि मैग्मा का जो लावा होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी, मिड अटलांटिक, या कोई भी बोल दूँ कि कोई भी रिड्स वगैरह बन जाएगी, जो उसने मिड अटलांटिक रिड्स का उदाहरण लिया है। तो यहाँ पे जो रॉक बन रही है, रॉक किसकी वजह से, मैग्मा नीचे से निकल के आया और यहाँ पे इकट्ठा होगा, जिसे मैं लावा भी बोलता हूँ। उस रॉक को क्रस्ट तो बना, तो क्रस्ट क्या है, न्यू क्रस्ट है। तो जहाँ क्रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जो डाइवर्ज कर रही है प्लेट, वहां पे क्रस्ट का, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कह सकते हैं वहां कुछ ना कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हो गया। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, वही कह रहा है न्यू क्रस्ट बन रही है। स्प्रेडिंग साइट का मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे से स्प्रेडिंग साइट है, इस एरिया को बोल रहा है स्प्रेडिंग साइट। मिड अटलांटिक रिड्स का उसने एग्जाम्पल ले लिया। ये सारे कीवर्ड इसके हैं, किसके, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के, जहां पे डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जहां पे सबसे बड़ी न्यू क्रस्ट बनेगी। क्यों बन रही है कि यहां से नीचे से मैग्मा आएगा, ये वाला, ये वाला जो मैग्मा आएगा नीचे से, तो ये अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये दो प्लेट है, तो ये वाला मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, इसमें ओशनिक में, यहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन होगी। और अगर क्रस्ट फॉर्मेशन होगी तो सही बात है कि न्यू कुछ ना कुछ बनेगा, क्रस्ट बनेगी, जिसी को मैं मिड अटलांटिक रिड्स भी बोल, या सीधे बोल दूंगा रिड्स भी बोल दूंगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, इसलिए विजय मैं बोल रहा हूँ। और वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिडिल अटलांटिक रिड्स का ले लिया उसने, यही सारी चीज़ें। अब दूसरा आ जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री का सीधा मतलब कि दो प्लेट आपस में क्या है कि कन्वर्ज कर रही हैं। कन्वर्ज का मतलब एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये प्लेट ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे सीधी, अभी ये समझना है, ऐसे ऐसे चल रही हैं। तो ये एक दूसरे की जगह कन्वर्ज कर रही, तो कह रहा है वन प्लेट डाइवर्ज अंडर द एनोडर, द लोकेशन वेयर द सिंकिंग प्लेट इज कॉल्ड द सबडक्शन। एक प्लेट यहाँ से इस लोकेशन को मैं बोल दूँ सबडक्शन। अगर ऐसे कहूँ कि एक प्लेट इस प्लेट के नीचे अगर जा रही है, तो ये एरिया है मेरी सबडक्शन जोन, सबडक्शन, सबडक्शन जोन। तो पहला वर्ड निकल के आया सबडक्शन जोन, कीवर्ड सबडक्शन, सबडक्शन जोन। एक चीज समझ में आई, सबडक्शन जोन, द लोकेशन वेयर अ सिंकिंग प्लेट इज सबडक्शन जोन, देयर आर द थ्री वे ऑफ द विच कन्वर्ज कैन बी अकर दीज बिटवीन द ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि तीन तरीके से वो समझेंगे, और टू ओशनिक और वो सारी चीजें। फिर कह रहा है ये सबडक्शन जोन समझा। फिर वो कह रहा है क्या कि यहाँ पे ट्रेंच बनेगी, सीधी बात है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब सॉरी डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। ये सारी चीजें, प्लेट एक दूसरे की तरफ जाएंगी। ये सारे कीवर्ड इस लाइन के हैं। अब ये कह रहा है कि प्लेट का जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, प्लेट का जो मूवमेंट होगा, प्लेट का मूवमेंट कैसे होगा, प्लेट का मूवमेंट कैसे होगा। एक तो ओशनिक प्लेट का मूवमेंट होगा, ओशनिक प्लेट का मूवमेंट होगा। एक होगा कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का मूवमेंट होगा, और एक होगा ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का। यही तो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब वो कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट का अगर मूवमेंट होगा, इसका सीधा सा सॉरी ओशनिक प्लेट का मूवमेंट होगा, तो जौन सी प्लेट बारी होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी, तो वहाँ पे एक सबडक्शन जोन बन जाएगा। फिर कह रहा है अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट का होगा, तो जौन सी प्लेट बारी होगी चला जाएगा। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट का होगा, तो सीधी सी बात है, हमेशा कौन सी प्लेट जाएगी, ओशनिक प्लेट जाएगी। ये याद रखना है, ये वाला की पॉइंट है। यहाँ पे डिपेंड करता है कौन सी बारी है इन दोनों में, लेकिन ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में सबडक्शन जोन में जो भी अंदर की तरफ नीचे की तरफ जाएगी वो कौन सी प्लेट होगी, ओशनिक। क्यों होगी, उसका रीजन ये है कि ओशन की रॉक भारी होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट, पहली चीज, और उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पानी वगैरह भी होता है। यहाँ से ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। फिर ट्रांसफर बाउंड्री, ये सारी चीज़ समझी। ट्रांसफर बाउंड्री का सीधा सा मतलब ये सीधी अब कह रहा है कि बाउंड्री क्या है कि देखो ये एक चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ अगर जिसने भी समझ ली उसका बेड़ा पार हो गया।
बियर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस, अगर पैरेलल चल रही है, अगर दो प्लेट्स, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, इनका मूवमेंट ऐसे है और इसका ऐसे भी हो सकता है, ये पैरेलल चल रही है, तो यहाँ सीधी सी बात है, ना प्लेट प्रोड्यूस्ड हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, हॉरिजेंटली ईच अदर है। द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर प्लेन सेपरेटेड जनरली परपेंडिकुलर टू, क्या जबरदस्त लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, देखो कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर द प्लेन सेपरेशन ऑफ जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिड्स, मिड ओशनिक रिड्स के परपेंडिकुलर होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे, देखो इसमें अगर मैप है तो मैं दिखा भी देता, ऐसे अगर यहाँ से समझो, यहाँ से अगर थोड़ी देर के लिए ये प्लेट मान लो, थोड़ी देर के लिए ये प्लेट मान लो, तो ये अगर प्लेट एक दूसरे से क्या है कि ये दोनों प्लेट अगर मैं मान लूँ, अरे यार वो खुद ही बना देता हूँ कि अगर ये दो प्लेटें, ठीक, ये दो प्लेटें हैं, बाइट लेने सही रहेगा, ये कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया, ये दो प्लेटें हैं और ये एक प्लेट, ये एक प्लेट और ये एक प्लेट, 1 2 3 4। अब देखो अगर ये प्लेट ऐसे जा रही है, ये प्लेट ऐसे जा रही है और ये प्लेट ऐसे जा रही है, ये प्लेट ऐसे जा रही है, सीधी बात, तो ये दोनों प्लेट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर मैं इसको हटा दूं और इसके हटा दूं, तो वो कह रहा है जो रीड्स का डायरेक्शन है वो पैरेलल बनता है ऐसे, क्योंकि मैं ये जो एरिया, इस एरिया में क्या है मैग्मा आएगा, तो ये जो एरिया ये वाला, ये 90 डिग्री, इसमें मैप नहीं है वो समझा नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ सीधा सा जो डायरेक्शन है उसका वो 90 डिग्री पे, ये याद रखना है। वही एनसीईआरटी कहने की कोशिश कर रही है कि अगर इसमें भी नहीं है यार, वो मैप ही नहीं डल पाया, देखो इससे समझ सकते हैं, इसमें भी नहीं है वो, ये सारी क्या है, ये सारी कहते हैं प्लेट मार्जिन वाली एरिया है, ये सारी साउथ मोस्ट वाली और ये सारी प्लेट मार्जिन वाली एरिया। उस लाइन से सिर्फ आप ये समझ सकते हो, ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो ओशनिक का फ्लोर कैसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे जाओगे तो ओशनिक का फ्लोर बढ़ता जाएगा, इस एरिया में रिड्स हमेशा बनेगी, ये सारी चीज़ें हैं। उस लाइन को मैं थोड़ा मैप से समझाने की कोशिश कर रहा था, वो मैप इसमें है नहीं, लेकिन इस लाइन को समझने की ऐसे कोशिश करो कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे जो फॉल्ट बनता है, कह रहा है द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर प्लेन ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिड्स, फॉल्ट ऑफ प्लेन, जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर जो फॉल्ट बनता है वो मिड ओशनिक रिड्स के पैरेलल होता है। जो मैंने बताया, अगर दो ये प्लेट हैं तो ये अगर इस एरिया में क्या है, ये अगर मिड ओशनिक रिड्स बनी ये, तो ये कैसी चल रही है, पैरेलल ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, और मिड ओशनिक रिड्स क्या है, ये वाली एरिया है, तो ये वाले 90 डिग्री एंगल की बात कर रहा है। वही लाइन जबरदस्त लाइन है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर प्लेन ऑफ द सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिड्स, यही चीज़ है। एज द इरप्शन डू नॉट टेक अलोंग द एंटायर क्रस्ट इन द सेम टाइम, देयर इज अ डिफरेंस मूवमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये सारी चीज़ें इसमें कहीं गई हैं। पर रेट ऑफ द मूवमेंट ये है कि 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से जाती है, ये है। फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट जो हमने कहा अल्फ्रेड वेगनार की, सॉरी वही सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, वही सारी चीज़ें इसमें मेंशन की, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं धीरे धीरे। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है और ये मेरी जितनी भी मिड अटलांटिक रिड्स वाला एरिया, ये सारा एरिया जो इक्वेटर के पास वाला एरिया, ये मिड अटलांटिक रिड्स वाला एरिया, यहाँ पे जो ऐसी ऐसी लाइन है, ये सारी प्लेट कैसी पैरेलल हो रही है, तो इसका है कि जो भी रिड्स वगैरह बनेगी इस एरिया में, तो ये लाइन है और जो रिड्स वाली लाइन है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल की बात कर रहा है। जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो किसी तरीके से मैप नहीं डाल पाए, लेकिन इतना आप समझ लो, मिड ओशनिक रिड्स बनेगी जहाँ पे, कहाँ पे, और उसी एरिया में अगर मेरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। वही चीज़ कहने की बात कर रहा हूँ। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है किसकी वजह से, मैग्मा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो सी फ्लोर धीरे धीरे क्या इस एरिया में यंगेस्ट रॉक बनेगी, जो पैलियोमैग्नेटिक से हमने पढ़ने की कोशिश की। मिड ओशनिक रिड्स ये वाला एरिया, मिड ओशनिक रिड्स यही वाला एरिया है, और ये क्या है कि ये
किसी और टाइम पे बना, ये और टाइम पे, तो ये सबसे यंगेस्ट होगा। तो मिड ओशनिक रिड्स सबसे यंगेस्ट क्रस्ट है किस पे? अर्थ पे। इतना ध्यान रखो, अर्थ की सबसे यंगेस्ट क्रस्ट कौन सी है? मिड ओशनिक रिड्स। और रिड्स का मतलब कहाँ रिड्स बनी है? वो हमारी किसी ओशन में बनी है, और जब वो ऊपर आ जाएगी तब उसको हम आइलैंड भी बोल सकते हैं फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एनसीईआरटी सीरीज में। तो धन्यवाद।